नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन्स ऑफिशियल पर। तो आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री का नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रमुख तत्वों के गुणों के बारे में पढ़ेंगे। तो पीरियोडिक टेबल की ये तीसरी वीडियो है। इससे पहले मैंने पीरियोडिक टेबल की 2 वीडियो अपलोड कर दी हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लें। तो आज की इस वीडियो में हम जो पीरियोडिक टेबल होता है उनके जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं जिनसे डायरेक्ट ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो मैंने वे सारे क्वेश्चन कवर किए हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो पहले हम इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करते हैं पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 1 से। ग्रुप 1 में इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं। तो पीरियोडिक टेबल का सबसे पहला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन से क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं? तो हाइड्रोजन तत्व पृथ्वी पर प्रकृति में सबसे हल्का तत्व है। तो जो हाइड्रोजन है ये पीरियोडिक टेबल का सबसे हल्का तत्व है और हाइड्रोजन वह तत्व है जो ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इसकी हर एक लाइन जो मैंने ये लिखी है इम्पोर्टेंट है, ये सभी एग्जाम में पूछी गई है। पूछा गया है कि ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन है। इसमें केवल एक ही प्रोटॉन होता है और इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। तो याद रखिएगा, जो हाइड्रोजन होता है उसमें केवल एक ही प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन नहीं होता। और अन्य तत्वों की तुलना में इसका द्रव्यमान यानी कि भार सबसे कम होता है। इसीलिए तो हमने पढ़ा कि यह सबसे हल्का तत्व है। और हाइड्रोजन परमाणु की जो परमाणु संख्या होती है, एटॉमिक नंबर होता है, ये 1 होता है। ये पीरियोडिक टेबल का सबसे पहला तत्व है और इसे आवारा तत्व भी कहा जाता है। तो हाइड्रोजन को आवारा तत्व क्यों कहा जाता है? ये कई बार पूछा गया है। तो इसे आवारा तत्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो हाइड्रोजन है ना, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके जो गुण हैं, वो पहले वर्ग और 70वें वर्ग से दोनों से मैच करते हैं। इसीलिए कभी ये पहले वर्ग में होता है तो कभी ये 70वें वर्ग में चला जाता है। तो इसीलिए इसे आवारा तत्व कहा जाता है। और जो हाइड्रोजन गैस है इसे भविष्य का ईंधन यानी कि फ्यूल ऑफ द फ्यूचर कहा जाता है। तो हाइड्रोजन से आपको इतना कुछ याद रखना है। तो अगला इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स है लिथियम। तो ये सभी पहले ग्रुप के तत्व हैं और जो पहला ग्रुप है मैंने आपको बताया हुआ है कि पहले वर्ग को क्या कहा जाता है। तो इस ग्रुप के तत्वों को क्षारीय धातु कहा जाता है, एल्कलाई मेटल कहा जाता है। तो अब हम देख रहे हैं लिथियम के बारे में। तो लिथियम सबसे हल्की धातु है। पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो यही बन गया कि सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो लिथियम है। और लिथियम एक नरम चांदी जैसी सफ़ेद क्षारीय धातु है। और इसका उपयोग कहाँ पर होता है? तो आधुनिक मोबाइल और स्मार्टफोन में 2 प्रकार की बैटरी का उपयोग किया जाता है, एक लिथियम पॉलीमर और दूसरी लिथियम आयन। तो लिथियम का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो जो हमारे मोबाइल की बैटरी होती है ना, उसमें लिथियम का उपयोग किया जाता है। और यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु लिथियम है। उसके बाद अगला इम्पोर्टेंट एलिमेंट है सोडियम। तो सोडियम एक क्षार धातु है और ये इतनी मुलायम होती है कि इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो ये पूछा गया है कि किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। और सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, इसे खुले में नहीं रखा जाता। तो ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि जो सोडियम है ना, ये ऑक्सीजन और पानी के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है। और जब सोडियम पानी और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो बहुत अधिक ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न होता है, यानी कि एक प्रकार से इसमें विस्फोट होता है। जब इसे खुले वातावरण में रखा जाए तो हवा में नमी होती है, तो ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आने पर क्या होगा? इसमें विस्फोट हो जाएगा। इसीलिए इस विस्फोटक प्रतिक्रिया को रोकने के लिए, इसे नमी और ऑक्सीजन के संपर्क में आने से रोकने के लिए इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो याद रखिएगा, सोडियम को किस में रखा जाता है? मिट्टी के तेल में रखा जाता है। उसके बाद आगे है सीजियम। तो सीजियम से क्या पूछा जाता है?
तो सीजियम का प्रयोग परमाणु घड़ियों में किया जाता है। तो जो हम घड़ी पहनते हैं या जो दीवार घड़ी होती है ना, देखा जाए तो हर महीने लगभग इन घड़ियों में 15 सेकंड की त्रुटि हो जाती है, यानी कि ये घड़ियाँ 15 सेकंड लगभग पीछे हो जाती हैं। इसीलिए जो परमाणु घड़ी है ना, ये एकदम एक्यूरेट होती है। तो परमाणु घड़ी को एकदम एक्यूरेट माना जाता है। तो जो परमाणु घड़ी होती है ना, इसमें किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो सीजियम का प्रयोग किया जाता है। ये एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। तो इसके बाद हम दूसरे ग्रुप में चलते हैं। तो दूसरे वर्ग के जो महत्वपूर्ण तत्व हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण तत्व है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम से क्या पूछा जाता है? तो क्लोरोफिल के निर्माण के लिए मैग्नीशियम आवश्यक है और मैग्नीशियम के बिना पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सूर्य की किरणों को पकड़ने में सक्षम नहीं होते। तो पौधे, आपको पता है ना कि सूर्य के किरणों की उपस्थिति में क्लोरोफिल का निर्माण करते हैं। तो जो क्लोरोफिल का निर्माण होता है, इसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है, याद रखिएगा। और जो मैग्नीशियम है, इसका उपयोग फ्लैश बल्ब में भी किया जाता है, क्योंकि जब यह जलता है तो यह एक चमकदार सफ़ेद रोशनी बनाता है और कैमरे के फ्लैश लाइट में इसका उपयोग किया जाता है। तो जब आप स्टूडियो में फ़ोटो खिंचवाने जाते हैं तो आपने देखा होगा ना कि जब फोटोग्राफर फ़ोटो खींचता है तो क्या होता है, एक लाइट फ्लैश होती है जिससे हमारी आंखें चौंधिया जाती हैं। कई बार क्या होता है कि हमारी आंखें बंद हो जाती हैं और फोटो में भी हमारी आंखें बंद हो जाती हैं, रीटेक लेना पड़ता है। तो जो वो फ्लैश लाइट होती है उसमें भी मैग्नीशियम का उपयोग होता है। इसके बाद अगला प्रमुख तत्व है कैल्शियम। तो कैल्शियम का उपयोग आपको पता ही होगा कि जो हमारी हड्डियां होती हैं और हमारे जो दांत होते हैं, इनके निर्माण में कैल्शियम का महत्वपूर्ण योगदान है। तो कैल्शियम हड्डियों एवं दांतों के निर्माण करने वाला प्रमुख तत्व है। उसके बाद दूसरे ग्रुप का अगला महत्वपूर्ण तत्व है रेडियम। तो रेडियम की खोज किसने की थी? ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैडम मैरी क्यूरी और उनके पति पियरे क्यूरी ने रेडियम को पिचब्लेंड नामक खनिज से अलग किया था। तो देखिए, इसकी खोज किसने की थी? तो मैडम मैरी क्यूरी और उनके पति पियरे क्यूरी ने इसकी खोज की थी। और ये भी पूछा जाता है कि जो रेडियम है ना, इसे किस खनिज से अलग किया गया था? तो पिचब्लेंड नामक खनिज से इसे अलग किया गया था। ये एग्जाम में पूछा गया है, याद रखेगा कि रेडियम को किस खनिज से अलग किया गया था? तो पिचब्लेंड नामक खनिज से अलग किया गया था। और जो ये रेडियम होता है, ये रेडियो एक्टिव होता है। इसके बाद हम अगले महत्वपूर्ण ग्रुप 11वें ग्रुप पर चलते हैं। तो जो एलिमेंट्स, तो जिन एलिमेंट से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं ना, वही मैंने कवर किए हैं। वैसे तो 118 तत्व हैं, पर सबसे प्रश्न नहीं बनते। तो 11वें ग्रुप के कौन कौन से एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं? तो सबसे पहले है कॉपर, यानी कि तांबा। तो मनुष्य ने पृथ्वी पर सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तो वह है तांबा, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो मानव जाति है, इसने किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबे का प्रयोग किया था। और तांबा विद्युत का अच्छा सुचालक है, यानी कि ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। आपने देखा होगा कि आपके घर में जो वायरिंग हुई होगी, यानी कि जो तारें होंगी, वो तांबे की होंगी। वैसे देखा जाए तो विद्युत का, इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा सुचालक चांदी होती है, लेकिन चांदी तो काफ़ी महंगी होती है। इसीलिए चांदी के बाद देखा जाए तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक तांबा माना जाता है। इसीलिए जो बिजली की तारें होती हैं वो तांबे की होती हैं। तो अधिकांश तांबे का उपयोग बिजली के उपकरणों जैसे तारों और मोटर्स में किया जाता है, याद रखिएगा। तो तांबे के बाद देखते हैं चांदी। तो चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। तांबे से भी अच्छा सुचालक विद्युत का कौन सा है? चांदी है, सिल्वर है। ये इलेक्ट्रिसिटी की बेस्ट कंडक्टर है, लेकिन चांदी काफ़ी महंगी है। इसीलिए जो तारें होती हैं उनमें चांदी की जगह तांबे का उपयोग किया जाता है। तो जो चांदी की वस्तुएं होती हैं, आपने देखा होगा जो चांदी के आभूषण होते हैं, कुछ समय बाद वो काले पड़ जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो चांदी की वस्तुएं खुली वायु में छोड़ने पर काली पड़ जाती हैं, क्योंकि जो चांदी होती है ये वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड की
एक परत बन जाती है जो कि काले रंग की होती है। इसीलिए आप देखते हैं कि जो चांदी होती है उसके ऊपर काले रंग की एक परत बन जाती है। ये क्यों बन जाती है? जब जो चांदी होती है ना, ये हवा में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया करती है तो सिल्वर सल्फाइड नामक एक परत बन जाती है चांदी पर, जो कि काले रंग की होती है। तो चांदी के बाद देखते हैं सोना। तो सोने का प्रतीक लैटिन शब्द ओरम से लिया गया है। इसीलिए आप देखते हैं जो पीरियोडिक टेबल होता है उसमें क्या किया गया है कि जो भी एलिमेंट्स हैं ना, उनके जो लैटिन वर्ड हैं उनके पहले दो शब्दों को लिया गया है। जैसे गोल्ड को लैटिन भाषा में क्या कहते हैं? ओरम कहते हैं। तो ओरम के पहले दो अल्फ़ाबेट को लिया गया है। इसीलिए गोल्ड को क्या कहा जाता है? AU कहा जाता है। तो जो सोना होता है ना, यह अत्यधिक आघातवर्ध्य होता है। इसे बेहद पतली चादरों और तारों में ढाला जा सकता है। जो सोना होता है ना, याद रखिएगा, यह सबसे ज़्यादा आघातवर्ध्य होता है, यानी कि मेलिएबल होता है। आघातवर्ध्य का मतलब क्या होता है? इस पर जितना भी आघात करो, यानी कि इसको जितना भी पीटो, ये टूटेगा नहीं, बल्कि पतली चादरों में मोल्ड हो जाएगा। आपने देखा होगा कि सोने को पीट पीट कर पतला किया जाता है। तो सोने में सबसे ज़्यादा आघातवर्ध्य की क्षमता होती है। याद रखेगा, सोना अत्यधिक आघातवर्ध्य होता है। तो सोने के बाद अगला इम्पोर्टेंट एलिमेंट है बोरोन। तो बोरोन से क्या पूछा जाता है? तो परमाणु रिएक्टरों में बोरोन छड़ का उपयोग किया जाता है। याद रखेगा, यही पूछा जाता है कि परमाणु रिएक्टरों में किस छड़ का उपयोग किया जाता है? तो बोरोन छड़ का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि नियंत्रण छड़ का उपयोग, यानी कि बोरोन छड़ का उपयोग परमाणु रिएक्टर के भीतर विखंडन अभिक्रियाओं की दर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो जो परमाणु रिएक्टर होते हैं ना, इनसे क्या बनती है? बिजली बनती है। तो जब इनमें बिजली बनती है तो इनके अंदर जो अभिक्रियाएं हो रही हैं उनको कंट्रोल करना भी तो जरूरी है। जो अंदर रिएक्शन हो रही है उसको कंट्रोल किससे करते हैं? तो जो ये बोरोन छड़ें होती है ना, इन्हीं से जो अभिक्रियाएं होती हैं उनको नियंत्रित किया जाता है। तो याद रखिएगा, परमाणु रिएक्टर में किन छड़ों का उपयोग किया जाता है? तो बोरोन छड़ों का उपयोग किया जाता है। तो अगला प्रमुख तत्व है एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम से क्या पूछा जाता है? तो सबसे पहले तो ये कि जो एल्यूमिनियम है ये पृथ्वी की जो भूपर्पटी है, यानी कि जो अर्थ का क्रस्ट वाला भाग है, इसमें सबसे अधिक मात्रा में उपलब्ध धातु है। तो एल्यूमिनियम पृथ्वी की भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में उपलब्ध धातु है। पहला प्रश्न तो ये है। और जो एल्यूमिनियम है ये किस अयस्क से हमें मिलती है? तो इसका अयस्क कौन सा है? तो बॉक्साइट इसके अयस्क का नाम है। याद रखिएगा, दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो ये कि पृथ्वी की भूपर्पटी पे सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? तो एल्यूमिनियम पाई जाती है। और एल्यूमिनियम का मुख्य स्रोत कौन सा है? अयस्क कौन सा है? तो इसका अयस्क है बॉक्साइट। तो अगला प्रमुख तत्व है कार्बन। तो कार्बन से क्या पूछा जाता है? तो कार्बन में कार्बन के अन्य परमाणुओं के साथ बंध बनाने, यानी कि बॉन्ड बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिससे क्या होता है? बड़े अणु बनते हैं। तो आपको पता ही है कि परमाणुओं के मिलने से अणु बनते हैं। तो जो कार्बन होता है ना, कार्बन में सबसे अधिक क्षमता होती है बॉन्ड बनाने की, यानी कि बंध बनाने की। तो कार्बन के इसी गुण को श्रृंखलन, यानी कि कैटिनेशन कहा जाता है। याद रखिएगा, क्योंकि जो कार्बन होता है इसके अंदर बॉन्ड बनाने की, बंध बनाने की सबसे अधिक क्षमता होती है और इसके इसी गुण को श्रृंखलन कहा जाता है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि स्टील की कठोरता कार्बन मिलाने से बढ़ जाती है। तो स्टील में जितनी कार्बन की अधिकता होगी उसकी जो मजबूती होगी, कठोरता होगी, वो बढ़ जाएगी। तो कार्बन के बाद है सिलिकॉन। तो सिलिकॉन क्या है? तो ये एक उपधातु है, मेटेलॉइड है। उपधातु क्या होती है? तो जिस तत्व में धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं ना, उसे उपधातु कहा जाता है। तो सिलिकॉन एक मेटेलॉइड है, उपधातु है। और उपधातु जो होती है ये अच्छे अर्धचालक होते हैं, यानी कि सेमीकंडक्टर होते हैं। तो जो सिलिकॉन है ये भी अच्छा सेमीकंडक्टर है। तो सिलिकॉन एक अर्धचालक है। तो अर्धचालक का अर्थ क्या होता है?
तो यह बिजली का संचालन करता है, लेकिन धातुओं की तुलना में कम कुशलता से। धातुएं जो होती हैं वो विद्युत की अच्छी सुचालक होती हैं, लेकिन जो अर्धचालक होते हैं ये बिजली का संचालन तो करते हैं, लेकिन धातुओं की तुलना में कम कुशलता से। तो सिलिकॉन के बाद है नाइट्रोजन। तो जो नाइट्रोजन है ये पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। तो वेरी इंपॉर्टेंट। तो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी गैस मिलती है? तो नाइट्रोजन मिलती है। अगर हम इसका कॉम्पोजिशन देखें तो जो हमारा वायुमंडल है ना, हमारे वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है और लगभग 21% ऑक्सीजन गैस पाई जाती है, और जो आर्गन गैस है ये 0.93% पाई जाती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये 0.036% पाई जाती है। तो देखा जाए तो हमारे वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि चिप्स को ऑक्सीकृत होने से बचाने के लिए चिप्स के पैकेट में भी नाइट्रोजन गैस भरी होती है। तो आपने देखा होगा कि जब आप चिप्स के पैकेट लेकर आते हैं तो उसमें हवा भरी होती है ना, वो कौन सी हवा होती है, यानी कि वो कौन सी गैस होती है? तो वो नाइट्रोजन गैस होती है, ताकि जो चिप्स हैं वो ऑक्सीडाइज ना हो जाएं, यानी कि खराब ना हो जाएं, उनमें बैक्टीरिया ना पैदा हो जाए, इसीलिए उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। तो नाइट्रोजन के बाद अगला इम्पोर्टेंट एलिमेंट है फास्फोरस। तो प्रकृति में फास्फोरस के विभिन्न प्रकार के अपरूप हैं। तो फास्फोरस के महत्वपूर्ण अपरूप के प्रकार कौन कौन से हैं? तो सफ़ेद फास्फोरस, काला फास्फोरस और लाल फास्फोरस। तो सबसे पहले देखते हैं लाल फास्फोरस यानी कि रेड फास्फोरस। तो यह गंधहीन होता है और ये जहरीला नहीं होता। जो लाल फास्फोरस होता है ना, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो आपने जो माचिस की तीली देखी होगी उसके ऊपर का जो मसाला होता है ना, वही रेड फास्फोरस होता है, यानी कि लाल फास्फोरस होता है। तो याद रखेगा, माचिस की तीली के ऊपर किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो लाल फास्फोरस का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है सफ़ेद फास्फोरस। तो जो सफ़ेद फास्फोरस होता है यह जहरीली प्रकृति का होता है, और जब इसे कार्बन डाई सल्फाइड के साथ मिलाया जाता है तो ये घुल जाता है और सूर्य के प्रकाश में वाष्पित होकर सिंदूरी फास्फोरस बनाता है, जो कि अंधेरे में चमकता है। तो जो सफ़ेद फास्फोरस होता है ये जहरीली प्रकृति का होता है और अंधेरे में चमकता है। इसके बाद है काला फास्फोरस। तो जो काला फास्फोरस होता है ये दो प्रकार का होता है, अल्फा काला और बीटा काला। तो फास्फोरस से आपसे यही प्रश्न बनता है कि जो माचिस की तीली होती है ना, इस पर किसका उपयोग किया जाता है? तो लाल फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। तो अगला इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आर्सेनिक। तो आर्सेनिक क्या है? तो ये जल प्रदूषक का कारक है, यानी कि जब जल में इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो ये जल को पोल्यूट कर देता है, प्रदूषित कर देता है, और ये पश्चिम बंगाल और आसपास के इलाकों में होता है जहाँ पीने के पानी में आर्सेनिक बढ़ गया है। तो इसकी अधिकता से क्या होता है? तो इसकी अधिकता से ब्लैक फुट नामक बीमारी हो जाती है। याद रखिएगा, आर्सेनिक क्या है? ये जल प्रदूषक का कारक है, और इसकी अधिकता से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो इसकी अधिकता से ब्लैक फुट नामक बीमारी हो जाती है। इसके बाद आगे हम चलते हैं। तो अगला इम्पोर्टेंट एलिमेंट है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन पृथ्वी की भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। याद रखिएगा, लास्ट में मैं आपको पूरी लिस्ट बता दूंगा कि पृथ्वी पर कौन सा तत्व ज़्यादा पाया जाता है, कौन सा हल्का है, कौन सा भारी है, वो लास्ट में हम कवर कर लेंगे। तो जो ऑक्सीजन है ना, ये पृथ्वी की भूपर्पटी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। पहले हमने धातु पढ़ी थी, तो धातु कौन सी है? तो एल्यूमिनियम है, जो कि पृथ्वी की भूपर्पटी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। लेकिन यहाँ पूछा क्या गया है? तत्व। तो सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाई जाती है, और ऑक्सीजन ही मानव शरीर में भी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। ये भी याद रखिएगा कि मानव के शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो वो ऑक्सीजन है। और आग जलाने के लिए आपको पता है कि ऑक्सीजन अनिवार्य है, बिना ऑक्सीजन के
आग नहीं जलेगी। तो ऑक्सीजन के बाद है सल्फर। तो सल्फर का उपयोग किसमें होता है? तो बारूद बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जो बारूद होता है ये सल्फर, चारकोल और पोटेशियम नाइट्रेट के मिश्रण से बना होता है। तो सल्फर का उपयोग किसमें होता है? तो इसका उपयोग बारूद बनाने में होता है। और जो कार की बैटरी होती है ना, तो कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो सल्फर के बाद हम आगे चलते हैं। तो अब हम 17वें ग्रुप में चलते हैं। तो 17वें ग्रुप को हैलोजेंस ग्रुप कहा जाता है, क्योंकि इस ग्रुप में आने वाले जो तत्व होते हैं वो सबसे ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो इसीलिए से हैलोजेंस ग्रुप कहा जाता है। तो सबसे पहला तत्व है फ्लोरीन। तो फ्लोरीन से क्या पूछा जाता है? तो फ्लोरीन से यही पूछा जाता है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व कौन सा है? तो वो फ्लोरीन है। इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, ये सब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है। यहाँ पर आप इतना याद रखिए कि फ्लोरीन जो है ये सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, ये सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व है। तो इसके बाद है क्लोरीन। तो क्लोरीन का उपयोग किसमें होता है? तो इसका उपयोग जल के शुद्धिकरण में किया जाता है, यानी कि वाटर प्योरिफिकेशन के लिए क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। और हैलोजन ग्रुप में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व भी क्लोरीन ही है, यानी कि सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला तत्व भी क्लोरीन है। उसके बाद है तो ब्रोमीन से एक ही सवाल पूछा जाता है कि बताइए कौन सी ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। तो वो है ब्रोमीन। यहाँ से यही पूछा जाता है। तो देखिए, दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है कि कौन सी ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो वो पारा है। जब धातु पूछी जाए कि कौन सी ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो वो पारा है। जब पूछा जाए कि कौन सी ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो वो कौन सी होगी? ब्रोमीन। तो ब्रोमीन के बाद है आयोडीन। तो आयोडीन भी एक अधातु है, लेकिन ये चमकीला होता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो कई बार ये एग्जाम में प्रश्न बना है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो इसकी कमी से घेंघा रोग हो जाता है। याद रखिएगा, कौन सा रोग? घेंघा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है। तो इसके बाद हम 18वें ग्रुप में यानी कि 18वें वर्ग में चलते हैं। तो 18वें ग्रुप को अक्रिय वर्ग, शून्य वर्ग और निष्क्रिय वर्ग कहा जाता है, क्योंकि ये जो वर्ग होता है ये नॉन रिएक्टिव ग्रुप है, यानी कि शांत ग्रुप है। जैसे हमने पढ़ा कि जो 17वां ग्रुप है वो सबसे ज़्यादा क्रियाशील है, उसी प्रकार जो ये 18वां ग्रुप है ये सबसे निष्क्रिय ग्रुप है, यानी कि नॉन रिएक्टिव ग्रुप है। तो इसमें सबसे पहले है हीलियम। तो हीलियम से क्या प्रश्न बनते हैं? तो हीलियम गैस है और हल्की गैस है। तो इसका उपयोग समुद्री गोताखोरों द्वारा श्वसन के लिए ऑक्सीजन और हीलियम का उपयोग किया जाता है। तो जब जो समुद्री गोताखोर होते हैं ना, ये समुद्र के अंदर जाते हैं, तो जो उनका ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसमें ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस मिलाई जाती है? तो हीलियम गैस मिलाई जाती है, क्योंकि जो मनुष्य होता है ना, ये प्योर ऑक्सीजन नहीं ले सकता। आप अभी भी जो सांस ले रहे हैं, तो वायुमंडल में हमने पढ़ा ना कि कई सारी गैसों का मिश्रण है। इसमें नाइट्रोजन भी है, ऑर्गन भी है, ऑक्सीजन भी है। तो जो ऑक्सीजन गैस होती है ये काफ़ी भारी होती है, इसीलिए हम प्योर ऑक्सीजन नहीं ले सकते। इससे क्या होगा? हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचेगा। इसीलिए ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस को मिलाया जाता है। हीलियम जो गैस होती है ये हल्की गैस होती है, तो इसे ऑक्सीजन के साथ मिलाया जाता है। और अस्पतालों में भी जो कृत्रिम रूप से सांस दी जाती है ना, तो उसमें भी ऑक्सीजन के साथ हीलियम का उपयोग किया जाता है। तो हीलियम के बाद अगली इंपॉर्टेंट गैस है नियोन। तो इससे क्या प्रश्न बनता है? तो जो नियोन गैस है ना, ये रंगीन प्रकाश देती है और इसे विद्युत टेस्टर में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो आपने ये वाला टेस्टर देखा होगा ना कि जब करंट आता है तो इसमें लाइट जलती है। तो जो विद्युत टेस्टर होता है ना, इसमें नियोन का उपयोग होता है। इसके बाद है
आर्गन गैस। तो आर्गन से क्या प्रश्न बनता है? तो पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी निष्क्रिय गैस पाई जाती है? तो यहाँ पर निष्क्रिय पूछा गया है। तो हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी निष्क्रिय गैस पाई जाती है? तो वो आर्गन गैस पाई जाती है। तो आर्गन के बाद है जिनोन। तो जिनोन से बस यही प्रश्न बनता है कि जो जिनोन गैस है ना, इसे अजनबी गैस कहा जाता है, स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। जो जिनोन नाम है, ये लैटिन नाम है, इसका अर्थ ही यही होता है स्ट्रेंजर। तो जिनोन गैस को क्या कहा जाता है? अजनबी गैस यानी कि स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। उसके बाद है रेडोन। तो रेडोन सबसे भारी गैस है और ये वायुमंडल में नहीं पाई जाती। याद रखिएगा, रेडोन गैस सबसे भारी गैस है और ये वायुमंडल में नहीं पाई जाती। तो वीडियो के आखिर में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ये हम पढ़ लेते हैं। यहाँ से डायरेक्ट आपके एग्जाम में प्रश्न बनेगा। तो सबसे पहले है कि पृथ्वी की भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है पृथ्वी की भूपर्पटी पर? ऑक्सीजन। इसके बाद है कि पृथ्वी की भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? पहले क्या था? तत्व कौन सा है? तो वो ऑक्सीजन है। अब पूछा है कि धातु कौन सी है? तो धातु कौन सी है? तो एल्यूमिनियम। इसके बाद है कि सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन। उसके बाद है कि सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है, यानी कि मानव निर्मित नहीं, नेचुरल। तो सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? तो यूरेनियम है। सबसे भारी तत्व यूरेनियम। उसके बाद है कि सबसे भारी धातु कौन सी है? तो सबसे भारी धातु है ओस्मियम। और सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु है लिथियम। इसके बाद है कि द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है पारा। और द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? तो ब्रोमीन। इसके बाद है कि विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक धातु कौन सी है? तो सबसे अच्छी सुचालक धातु है चांदी। और विद्युत की सुचालक अधातु कौन सी है? तो ग्रेफाइट। सुचालक धातु है चांदी और अधातु कौन सी है? तो ग्रेफाइट। इसके बाद है कि मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व कौन सा है? तो सोडियम। और सबसे आखिर में है कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो मानव शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाई जाती है। तो यहाँ पर हमारा थियरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? तो किसे आवारा तत्व कहा गया है? तो हाइड्रोजन को कहा गया है, यानी कि H2। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो बताइए सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु है लिथियम। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी अधातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहती है? तो बताइए कौन सी अधातु है जो द्रव अवस्था में रहती है? तो इसका सही जवाब होगा ब्रोमीन। अगर यहाँ पर धातु पूछ लिया जाता तो धातु कौन सी होती जो कि द्रव अवस्था में रहती है? तो वो पारा होती। लेकिन यहाँ पर अधातु पूछा है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ब्रोमीन। अगला प्रश्न है कि किस धातु को हमेशा मिट्टी के तेल में रखा जाता है? तो बताइए किस धातु को हमेशा मिट्टी के तेल में रखा जाता है? तो सोडियम को। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि हरे पादपों में क्लोरोफिल के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अनिवार्य है? तो बताइए कि पौधों में क्लोरोफिल के बनने के लिए कौन सा तत्व अनिवार्य है? तो इसका सही जवाब होगा मैग्नीशियम। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक है? तो बताइए कौन सी धातु है जो विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो चांदी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है
कि माचिस की तीली पर कौन सा पदार्थ होता है। तो माचिस की तीली पर कौन सा पदार्थ होता है? तो फास्फोरस होता है। और कौन सा वाला फास्फोरस? तो लाल फास्फोरस। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो इसका सही जवाब होगा नाइट्रोजन। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में पाया जाने वाला सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? तो हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा किस तत्व की है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में कौन सी निष्क्रिय गैस नहीं पाई जाती? आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन या रेडोन। तो कौन सी गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती? तो इसका सही जवाब होगा रेडोन। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि कौन सी गैस को अजनबी गैस के रूप में जाना जाता है? तो स्ट्रेंजर गैस किसे कहा जाता है? तो जेनॉन को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। तो आज का आखिरी प्रश्न है कि मनुष्य ने पृथ्वी पर सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? लोहा, सोना, एल्यूमिनियम या तांबा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो मनुष्य ने पृथ्वी पर सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।